क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में हो लेकिन वो असल में मौजूद हो? चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है द्वारका की। एक ऐसा शहर जो हजारों साल तक सिर्फ ग्रंथों में जिंदा था, लेकिन अब समुद्र की गहराइयों से उसके होने के सबूत मिल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1983। सोचकर देखिए, भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में उतरती है और वहां लहरों के नीचे उन्हें सिर्फ पत्थर या चट्टानें नहीं मिलती, उन्हें मिलते हैं बिल्कुल सीधे कटे हुए पत्थर। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो साफ बता रहे थे कि ये कुदरती नहीं है, जैसे कोई भूली बिसरी कहानी चीख कर अपनी गवाही दे रही हो। अब जो मंजर उनके सामने था, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही शहर हो सकता है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? क्या भगवान कृष्ण की वो पौराणिक नगरी द्वारका सच में अस्तित्व में थी? अब देखिए, इस डिस्कवरी की अहमियत को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उस कहानी को जानें जो ग्रंथों में लिखी है। आखिर द्वारका की पौराणिक कथा है क्या? तो ये कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस का ससुर था जरासंध। उसके बार बार के हमलों से लोग बहुत परेशान थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। अब ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव यानी वरुण से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के जवाब में समुद्र ने 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया। अब 12 योजन मतलब लगभग 150 किलोमीटर, इतनी जमीन ताकि एक नया और सुरक्षित शहर बनाया जा सके। और इस शानदार शहर को बनाने का काम किसे सौंपा गया? देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा को। और कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा भव्य महल थे। एक ऐसा शहर जो कहते हैं स्वर्ग को भी टक्कर देता था। महाभारत और पुराण जैसे हमारे महान ग्रंथों में इसका जिक्र है। कैसा था ये शहर? दीवारें सोने की, फर्श चांदी के, यहां तक कि उस जमाने में वहां एडवांस्ड पोर्ट सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम्स थे। सोचकर देखिए, यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक चमत्कार था। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की यह सुनहरी गाथा भी शक्तिशाली श्रापों की छाया में डूबने वाली थी। इन श्रापों ने इसके नसीब पर, इसके भाग्य पर एक मोहर लगा दी। तो हुआ ये कि 2 अलग अलग श्राप लगे। एक श्राप तो महाभारत युद्ध के बाद गुस्से में गांधारी ने दिया, और दूसरा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि उसी के जरिए पूरे यदुवंश का विनाश होगा। और बस फिर शुरू हुई घटनाओं की एक दुख भरी लड़ी। श्राप से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसके एक टुकड़े से एक तीर बना। कुछ समय बाद यदुवंश ने नशे में आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया, और आखिर में जब कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तो समुद्र अपनी दी हुई जमीन वापस लेने के लिए आगे बढ़ा और पूरे के पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों में जिंदा रही, एक मिथ, एक लेजेंड। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक शख्स ने इस पौराणिक कथा को एक आर्कियोलॉजिकल मिशन में बदल दिया। इस सब की शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स होने की बात कही। फिर 1963 में पहली बार खुदाई भी हुई, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1979, जब डॉक्टर एस.आर. राव ने भारत का पहला अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन शुरू किया और इस खोज का रुख ही बदल दिया। डॉक्टर राव का विश्वास बहुत पक्का था। उनका मानना था कि महाभारत और पुराण सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हें यकीन था कि इनमें ऐसे सुराग छुपे हैं जो उन्हें उस खोए हुए शहर तक ले जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता है ना। इस सपने को सच करने के लिए जमीन पर उतरना था, और वो भी सोचिए, लगभग खाली हाथों से। उस टाइम मरीन आर्कियोलॉजी के लिए कोई खास बजट नहीं होता था। डॉक्टर राव ने अपना पहला एक्सपीडिशन सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था, सिर्फ 800 रुपए। और फिर दशकों की मेहनत रंग लाई। समुद्र की गहराइयों में जो कुछ मिला ना, वो प्राचीन ग्रंथों में दिए गए वर्णन से इतना ज्यादा मेल खाता था कि उसे इग्नोर करना, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जरा देखिए, ग्रंथों में एक किलाबंद शहर का जिक्र है, और डॉक्टर राव की टीम को क्या मिलता है? एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार।
ग्रंथों में एक बिजी पोर्ट सिटी का जिक्र है और टीम को समुद्र के नीचे कई प्राचीन एंकर्स यानी लंगर मिलते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। लेकिन असली सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब एक आर्टिफैक्ट की कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तरीका है जिससे किसी भी चीज की उम्र पता चलती है, और जो रिजल्ट आया वो था 9000 साल पुराना। इसका मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा था। एक ऐसी खोज जो इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती थी। बाद के सालों में यानी 2001 से 2007 के बीच और भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जैसे सोनार मैपिंग। ये बेसिकली साउंड वेव से पानी के नीचे का पूरा नक्शा बना देती है, और इस मैपिंग से समुद्र के नीचे एक विशाल वेल प्लान्ड शहर का पूरा लेआउट सामने आ गया। इसने डॉक्टर राव की शुरुआती खोजों पर एक पक्की मुहर लगा दी। तो सवाल वही है, आखिर द्वारका कांड कैसे हुआ? इसके लिए अब हमारे पास दो पैरेलल एक्सप्लेनेशंस हैं, एक पौराणिक और दूसरा साइंटिफिक। देखिए, पौराणिक कथा तो श्रापों और भगवान कृष्ण के जाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ साइंस इशारा करता है सी लेवल राइज थ्योरी की तरफ। इसके मुताबिक उस दौर में दुनिया भर में सुनामी आई थी और समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, दोनों कहानियां पौराणिक और वैज्ञानिक लगभग एक ही टाइम पीरियड की तरफ इशारा करती हैं। और इस खोज की अहमियत आज भी उतनी ही है। अभी हाल ही में इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र में गोताखोरी की और उसी जगह पर प्रार्थना की जहां कभी कृष्ण की नगरी हुआ करती थी। इससे इस ऐतिहासिक धरोहर पर दुनिया का ध्यान एक बार फिर से गया है। तो आखिर में द्वारिका की ये कहानी क्या सिखाती है? यही कि आस्था और विज्ञान, फेथ एंड साइंस, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यहां आस्था ने एक खोज को इंस्पायर किया और विज्ञान ने उसके लिए सबूत दिए। दोनों ने मिलकर मिथक और इतिहास के बीच की दूरी को मिटा दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर एक ऐसी कहानी जिसे हजारों साल तक सिर्फ एक मिथ, एक कल्पना माना गया, वो सच निकल सकती है, तो सोचिए हमारी प्राचीन कथाओं में और कितने इतिहास छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।